मुझे नहीं पता था कि ये इतना फेक था। ये वन ऑफ द कमेंट्स था उस वीडियो के नीचे जिसने सीजन 1 एपिसोड 5 को एक्सपोज किया था मैन वर्सेस वाइल्ड के। और सिर्फ यही नहीं, बेयर ग्रिल्स के बाकी सर्वाइवल वीडियोस में रेंटेड हॉर्सेस से लेकर स्मोक मशीन्स का यूज करना ताकि वो वोल्केनिक लैंडस्केप जैसा लगे भी यूज किया गया है। आज हम वो सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें शायद बेयर ग्रिल्स सच नहीं बोल रहे थे, इंक्लूडिंग वो रिस्पॉन्सेज जो बेयर ग्रिल्स ने खुद मीडिया को दिए हैं, ताकि तुम लोग खुद डिसाइड कर सको कि मैन वर्सेस वाइल्ड रियल था या नहीं। अ टीवी सर्वाइवलिस्ट कॉट कटिंग कॉर्नर्स, ये वो आर्टिकल है जो सीजन 1 ऑफ मैन वर्सेस वाइल्ड के खत्म होने के सिर्फ 5 दिन बाद रिलीज हुआ था। ये आर्टिकल तब आया था जब मार्क वाइनर्ट, वन ऑफ द कंसल्टेंट्स ऑफ मैन वर्सेस वाइल्ड सीजन 1, बाहर आकर ये बताते हैं कि सीजन 1 को कैसे स्टेज किया गया था। तो मार्क ने स्टार्ट किया ये बताने से कि सीजन 1 के एक एपिसोड में तुम बेयर ग्रिल्स को देख सकते हो नेवाडा के एक जंगल के अंदर एक रॉक के नीचे आग लगा के सोते हुए। On this little overhang here, here's all I've really got now, our shelter for the night. लेकिन मार्क ने हमें ये बताया कि बेयर ग्रिल्स रोज क्रू के साथ पाइन्स रिजॉर्ट जो बास लेक पे था वहां जाकर सोते थे। एंड जब तुम ऑनलाइन देखोगे कि पाइन्स रिजॉर्ट एक्चुअली है क्या, तो उसको दिखाया जाता है एज अ कोजी गेटअवे फॉर फैमिलीज, एंड वो एक लग्जूरियस होटल है विद इट्स ओन स्पा ऑन द लेक अलोंग विद टेलीविजन एंड स्टोन फायरप्लेस। एंड मजे की बात तो ये है कि ये वाला पार्ट उस एपिसोड का was not the only part which was exposed as fake. उस एपिसोड में अगले ही सीन में जब बेयर ग्रिल्स उस कैंप साइट से उठते हैं, अपेरेंटली जिसमें वो सोए भी नहीं थे, वो आगे जाकर देखते हैं तो उनको सामने एक फील्ड में वाइल्ड हॉर्सेस मिल जाते हैं। Chance to use an old Native American mode of transport comes my way. And this is such a privilege to see. They're probably loose horses that have broken free maybe from a ranch. एंड फिर वो कैमरा को बताते हैं कि ये बहुत रेयर है कि वाइल्ड हॉर्सेस ऐसे तुम्हें फील्ड में जंगल में दिख जाए। एंड कैमरा में ये कहने के बाद बेयर ग्रिल्स चले जाते हैं उन हॉर्सेस से दोस्ती करने एंड ट्राई भी करते हैं एक हॉर्स पे कूद के बैठने का, जो कि अनसक्सेसफुल हो जाता है। एंड तुम भी सोचोगे कि इन वाइल्ड हॉर्सेस को अचानक से कोई इंसान टेम करने कैसे चला जाएगा। तो एक रेडिट पोस्ट में ये बताया गया है कि ये वाला जो सीन था वो कोरियोग्राफ था, एंड इसमें जो हॉर्सेस यूज हुए थे वो एक नियर बाय रैंच से घरेलू हॉर्सेस को रेंट किया गया था। एंड इस रेडिट पोस्ट के साथ एज प्रूफ एक वीडियो भी थी जो सैडली अब डिलीट करी जा चुकी है। एंड एक इंसान ने एक यूट्यूब वीडियो के नीचे ये भी लिखा था कि वो नेवाडा में बड़े हुए हैं एंड वाइल्ड हॉर्सेस वहां पर ऐसा बिल्कुल बिहेव नहीं करते। इसका प्रूफ कि उन्होंने किसी नेवाडा के वाइल्ड हॉर्स को टेम नहीं किया वो ये है कि वो आज भी जिंदा है। इसके बाद मार्क वाइनर्ट ने ये बताया कि जो सीजन 1 एपिसोड 9 था डेजर्ट आइलैंड, वहां पर दिखाया गया था कि बेयर ग्रिल्स एक आइलैंड पे गए हैं जो बहुत ही ज्यादा स्कार्स है एंड वहां कोई नहीं है, जबकि असल में वो एपिसोड शूट किया गया था ऑन द कोस्ट ऑफ हवाई एंड वहां पर बेयर ग्रिल्स एंड उनकी पूरी क्रू एक मोटेल में रुकी थी। उसी एपिसोड में आगे चल के ये दिखाया जाता है कि बेयर ग्रिल्स एक बैम्बू की राफ्ट बनाते हैं, लेकिन मार्क ने ये बताया कि वो बैम्बू की राफ्ट बेयर ग्रिल्स ने बनाई नहीं थी, उन्होंने लीड किया था एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स को ताकि वो एक बैम्बू की राफ्ट बना सके, एंड फिर उस राफ्ट को पूरा अलग से तोड़ा गया ताकि उसको जोड़कर ऑन कैमरा बेयर ग्रिल्स बना सके। लेकिन इन सबसे ज्यादा सस्पिशियस जो एपिसोड था वो था सीजन 1 एपिसोड 5 ऑन माउंट किलावेया। इस एपिसोड की शुरुआत में यह दिखाया जाता है कि बेयर ग्रिल्स एक एक्टिव वोल्केनो के सरफेस पे चल रहे हैं एंड उस सरफेस के अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। Sulfur dioxide gas forms in volcanoes, and here it's really thick. Look at this, you can actually see the sulfur dioxide here seeping out of these vents. लेकिन जैसे ही वो एपिसोड लाइव गया था, मैन वर्सेस वाइल्ड के एक सेफ्टी इंस्ट्रक्टर ने संडे टाइम्स को ये बताया। उन्होंने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो पॉइजनस गैस, जो व्हाइट गैस निकल रही थी अराउंड बेयर ग्रिल्स, वो क्रिएट की गई थी स्मोक मशीन्स की यूज से। एंड इसी एपिसोड में आगे चल के जो बेयर ग्रिल्स ने हमें दिखाया था कि मोल्टेन मैग्मा है जो इनको सेकंड्स में जला सकता है, उसके अंदर से जो रेड ग्लो आ रहा था, वो रेड ग्लो आ रहा था उन हॉट चारकोल्स की वजह से जो क्रू मेंबर्स अपने साथ लेकर आए थे।
एंड सल्फर डाइऑक्साइड के जो फ्यूम्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, तो उन फ्यूम्स को विजिबली दिखाने के लिए स्मोक मशीन्स का यूज किया गया था ताकि वो वाइट कलर में और दिख सके अच्छे से। इसी एपिसोड में आगे चल के बेयर ग्रिल्स बताते हैं कि वो एक सिविलाइजेशन जहां पे लोग रहते हैं उससे बहुत दूर है, एंड जहां पर वो हैं उस टेरेन पे चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जमीन में लावा क्रैक्स हो सकते हैं। Crossing these fragile fissures can be dangerous, but there is a way to do it. Sometimes you get these lava bridges that cross them over, but you've got to be really careful crossing these, just because you don't know what's solid and what's hollow underneath. लेकिन ये वोल्केनो क्रैक को क्रॉस करने वाला सीन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया जब एक यूट्यूबर बाय द नेम ऑफ वोल्केनो चेजर ने एक वीडियो अपलोड की जिसका नाम था री मैन वर्सेस वाइल्ड, बेयर ग्रिल्स इज अ फोनी। एंड इस वीडियो के आते ही पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो चुका था, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है कि ये जो लावा क्रैक था ये जस्ट कुछ देर आगे ही इस लावा ब्रिज के खत्म हो रहा था एंड तुम उसके अराउंड जा सकते थे। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि अगर तुम कैमरा को लेफ्ट साइड पैन करते हो तुम्हें एक मेजर हाईवे दिखता है विच इज नॉट फार फ्रॉम अ सिविलाइजेशन, जैसा बेयर ग्रिल्स ने कहा था। एंड अभी तो और भी बातें बची हैं, क्योंकि ये वीडियो जो वोल्केनो चेजर ने डाली थी उसके डिस्क्रिप्शन में उन्होंने और भी चीजों को एक्सपोज किया था, जैसे कि एवोकाडो ट्रीज, लावा ट्यूब्स, फिशेस एंड लैंडिंग साइट। ये सारी चीजें उस आइलैंड के अलग अलग पार्ट्स पे थी एंड उन सब के बीच में एटलीस्ट 50 माइल्स का डिफरेंस था। वोल्केनो चेजर ने बताया कि उन्होंने इन एरियाज को बहुत ज्यादा बार हाइक किया हुआ है एंड जो फिशेस बेयर ग्रिल्स ने वीडियो में दिखाई है वो फिशेस कोई भी देख सकता है, क्योंकि वो फिशेस वाला जो पॉइंट है माउंटेन का वो एक पार्किंग लॉट के बगल में है जिससे आराम से इंसान वहां जा सकता है। एंड इसके अलावा अभी और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ऑडियंस को दिखाई ही नहीं जा रही थी। सर्वाइवल एक्सपर्ट निक व्रूमेंस ने काम किया था बेयर ग्रिल्स के साथ सीजन 1 एपिसोड 13 में, जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि इवन जो डायलॉग्स एंड जो स्टोरी है वो पूरी स्क्रिप्टेड होती है इस शो की। निक ने ये बताया कि तुम जो भी देख रहे हो शो पे वो सब कुछ फेक है एंड स्क्रिप्टेड है। निक ने उनके लिए शेल्टर्स बनाए थे एंड उनको स्नेक्स पकड़ के दिए थे ताकि वो उनको खा सके। यूरोप और यूएस वाले ब्रॉडकास्ट में मैन वर्सेस वाइल्ड के तुमने देखा होगा कि बेयर ग्रिल्स एक स्नेक को पकड़ते हैं, उसे मारते हैं एंड उसे जान से मारकर खाने लग जाते हैं। लेकिन वो जो दोनों स्नेक्स थे वो निक व्रूमेंस ने उन्हें दिए थे, जिसमें से एक तो ऑलरेडी मरा हुआ था जिसको वो सर पे मारते हैं एंड उसको पकड़ के खाते हैं, एंड एक जो स्नेक था वो एक जू कीपर का था जो उस स्नेक को रिहैबिलिटेट कर रहा था। एंड उसी एपिसोड में एक जगह ऐसा होता है जहां पर एक क्रोकोडाइल बेयर ग्रिल्स को अटैक करता है, लेकिन ब्रूमेंस ने यह बताया कि बेयर ग्रिल्स एंड उनका पूरा क्रू डरा हुआ था क्रोकोडाइल से एंड इसीलिए बेयर ग्रिल्स को क्रोकोडाइल्स के पास भी नहीं जाना था। तो उन्होंने कुछ ऐसा शूट किया जिसमें ऐसा लग रहा है कि बेयर ग्रिल्स इज ट्राइंग टू फाइट दैट क्रोकोडाइल एंड उससे एस्केप करने का ट्राई कर रहे हैं, जबकि बेयर ग्रिल्स उस क्रोकोडाइल के बिल्कुल भी पास नहीं थे। एंड व्रूमेंस ने यह भी बोला कि जब उन्होंने वो एडिटेड एपिसोड देखा उनको बहुत बुरा लगा एंड पूरी मीडिया जब चढ़ी हुई थी मैन वर्सेस वाइल्ड पे एंड हर एक सीन हर एक एपिसोड को वो रिप अपार्ट कर रहे थे, बेयर ग्रिल्स को एक चांस मिला लाइव टीवी पे जाके अपना स्टेटमेंट देने का। Then we heard somebody complaining that they said, no, he's down the road at the Motel 6. He's not really out there surviving. The way we film these things is over 6 days, and when I'm filming the live night stuff out, I'm out whether it's in a camel carcass or up a tree, and then when we're not filming the night stuff, I'll stay with the crew, wherever that is, whether it's in a tented camp area in the Sahara or a jungle lodge. In a rainforest or where. इस चीज के बाद बेयर ग्रिल्स ने एक पब्लिक अपॉलॉजी भी दी। उन्होंने बोला कि अगर इस चीज को देखकर पब्लिक मिसलीड हुई है तो वो उस चीज के लिए सॉरी बोलते हैं। एंड उन्होंने ये भी बोला कि ही इज द फर्स्ट पर्सन जो ये चीज नहीं करना चाहता, लेकिन वो एडिटिंग में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। एंड मेकर्स ने ये भी प्रॉमिस किया कि गोइंग इनटू द फ्यूचर जो शो होगा वो 100% ट्रांसपेरेंट रहेगा। लेकिन फ्यूचर में जब शो आया तो लोगों को कन्विंस करने के लिए कि ये सारी चीजें वो एक्सेप्ट कर लें,
उन्होंने फर्स्ट सीन में सीधा सीधा एक डिस्क्लेमर डाल दिया, जिसपे लोगों का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही अलग था। एक इंसान ने लिखा था कि अगर मुझे चूज करना होगा एक इंसान जिसके साथ मैं एक डेजर्टेड आइलैंड पे फंस जाऊं, तो आई विल चूज बेयर ग्रिल्स, क्योंकि उसकी वजह से उनका क्रू साथ में होगा एंड वो क्रू के साथ मैं अच्छे से एक होटल में रह लूंगा। एंड चीजें इसके बाद और खराब हो गई जब उस शो को एक्सपोज किया गया एक और नए स्टंट के लिए। अफ्रीकन सवाना वाले एक एपिसोड में देखा जाता है बेयर ग्रिल्स को एक एलिफेंट का डंग ऊपर उठा के उसको स्क्वीज करते हैं वो, एंड उसमें से वो पानी पीते हैं। एंड वो उनके लिए ज्यादा हार्ड नहीं लगा वो एलिफेंट डंग को ऐसे स्क्वीज करना। एंड जब एक कैनेडियन सर्वाइवर एक्सपर्ट लेस ट्राउड ने होस्ट किया एक शो सर्वाइवर मैन, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया। उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द सर्वाइवर स्किल्स जो सिखाए जाते हैं टीवी पे वो सारे बोगस होते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है सर्वाइव करना इन एनी ऑफ दीज सिचुएशंस। एक एलिफेंट डंक से स्क्वीज करके पानी निकालना जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, अनलेस तुम्हारे कैमरामैन ने उस पे एक बॉटल ऑफ वाटर डाला हो। उन्होंने ये भी बोला कि अगर रियल लाइफ में कभी इन सर्वाइवल स्किल्स को यूज किया गया तो वो इस सिचुएशन को और खराब भी बना सकते हैं। एंड इसके बाद कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी आए जहां दिखा कि लेस ट्राउड बेयर ग्रिल्स को डिस कर रहे हैं। If you've ever had the opportunity to meet Bear Grylls. I haven't, because I'm out overnight and there's nobody else out there. What are your thoughts on Bear Grylls? If you wanted to learn about archaeology, would you get it from Harrison Ford? A lot of fresh water around here. It's a good thing too. Otherwise, I'd be reduced to probably having to drink my own pee. Yeah. बहुत सारे ऐसे YouTube वीडियोस और वेबसाइट्स हैं जो डेडिकेटेड हैं बेयर ग्रिल्स की पुअर एडवाइसेस पे, कि बेयर ग्रिल्स बहुत ज्यादा फेकरी का यूज करते हैं। एंड बहुत लोग ये भी बिलीव करते हैं कि बेयर ग्रिल्स सिर्फ सर्वाइवल टेक्निक्स सिखा रहे थे एंड उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो सारे सेटअप थे। एक कमेंट में ये लिखा गया था कि ये जो शो है वो सर्वाइवल स्किल्स सिखाता है तुम्हें, एंड हर एपिसोड में हर स्टंट रियल होना बोथ डेंजरस है एंड इलॉजिकल है। दूसरे इंसान ने ये बोला कि वो तुम्हें सर्वाइवल टेक्निक सिखा रहा है एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेटअप है, क्योंकि वो एंटरटेनिंग है एंड इट इज इंफॉर्मेटिव। एक और कमेंट में ये बोला गया है कि वो तुम्हें सरवाइव करना सिखा रहा है अगर तुम किसी उस सिचुएशन में फंस जाओ। एक इंसान अपनी लाइफ एक टीवी शो के लिए क्यों खतरे में डालेगा? अब शॉर्ट्स को सेटअप करना फेकरी में काउंट होता है ये तो डिबेट करने से पता चलेगा, लेकिन एक इंसान ने कुछ और डिबंक किया। एक यूट्यूबर बाय द नेम लो द शो ने ये बोला कि अगर तुम इस चीज को सेटअप भी कर दो ये स्टंट पॉसिबल नहीं है, विच इज ईटिंग अ स्नेक। The guts and skin on. You can eat them straight like this. लेकिन बेयर ग्रिल्स ने कुछ एपिसोड्स में स्नेक्स को पूरा खा लिया है, तो इस वजह से ये डीबंक एक डीबंक जैसा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें एक बेटर एविडेंस चाहिए तो तुम्हें देखनी पड़ेगी एक वीडियो बाय जस्टिन वॉलिस जिसका नाम है क्लाइंबर क्रिंज बेयर ग्रिल्स कंफर्म्ड टॉप रोपर। जस्टिन बाय द लुक्स ऑफ इट एक रॉक क्लाइंबर है एंड वो बेयर ग्रिल्स को क्रिटिसाइज करते हैं एक एडवर्टाइजमेंट के लिए। बेयर ग्रिल्स उस एडवर्टाइजमेंट में यूटा के एक माउंटेन को क्लाइंब कर रहे थे एंड जस्टिन ने उनको क्रिटिसाइज किया सारे गलत माउंटेन गियर्स को यूज करने के लिए। Using the Mountaineer's coil, which you don't really do, especially when you're trad climbing in Moab, because it just kinks up your rope. Sorry, bud, but a single wire gate on your harness isn't gonna do much for you. What the hell knot is that? Kind of looks like a bowline, but not really. Less piece. He's like 40 feet run out right there. You're gonna die, man. Oh, and there's so many good placements too. What is he doing? There's no way he is holding his body weight with that one hand in that crack right there. And his 2 feet are just sticking out on nothing. His crew is definitely pulling his fat ass up there on a 3-to-1. There's no way he's climbing that. वो जो ओरिजिनल रॉक क्लाइंबिंग वीडियो है बेयर ग्रिल्स की, उस पे 75% डिसलाइक रेट है। लेकिन इस चीज के लिए तो यार तुम बेयर ग्रिल्स को एक पास दे सकते हो, क्योंकि ये एक एडवर्टाइजमेंट था एंड इसमें एक्टिंग चलती है। लेकिन क्या तुम बेयर ग्रिल्स को इस पर्टिकुलर चीज के लिए पास दोगे? एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल का टाइटल है बेयर ग्रिल्स शो अक्यूज्ड ऑफ फेकरी अगेन, द आइलैंड्स ऑर्डिनरी मैन एक्सपोज्ड
एज ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। तो बेसिकली एक शो आया था बेयर ग्रिल्स का जिसका नाम था द आइलैंड, एंड उस पे 13 ऑर्डिनरी मैन को ले जाया गया था छोड़ देने के लिए ताकि वो सरवाइव कर सके उस डेजर्टेड आइलैंड को। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया था कि उनमें से एक कंटेस्टेंट जो है रूपर्ट स्मिथ, वो वॉर जोन्स और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पहले काम कर चुके हैं। एंड सिमिलरली कैमरामैन डैन एथरिज का भी कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया, जिन्होंने बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड पे पहले काम किया हुआ है। किफ मैकमैनस का भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया, जो एक साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, लेकिन उनके पास दुनिया के डेंजरस प्लेसेस में वर्क करने का 10 साल का एक्सपीरियंस था। एंड उस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि उस शो में जो 2 क्रोकोडाइल्स दिखाए गए थे वो भी मैनुअली रखे गए थे वहां पे। एंड जो उन कंटेस्टेंट्स को फ्रेश वाटर का सोर्स अचानक से मिल जाता है वो एक्चुअली प्रोडक्शन ने सेटअप किया होता है। इसके बाद चैनल 4 जहां पर ये सारी चीजें एयर हो रही थी, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया, एंड इसके बाद उन्होंने क्रोकोडाइल्स और ड्रिंकिंग वाटर का जो एक्सप्लेनेशन दिया वो सुनो। उन्होंने बोला कि उनको इंश्योर करना था कि वाटर का सप्लाई उस आइलैंड पे 28 डेज तक रहे, एंड नेटिव एनिमल्स वो भी वहां पर रहे जब तक ये लोग उस आइलैंड पे थे। एंड आई थिंक ये एक फेयर एक्सप्लेनेशन है। तो तुम्हारा वर्डिक्ट इस पूरी चीज पे क्या है वो कमेंट्स में जरूर बताना, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।